हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है वो कैलकुलेट करना सीखा था अर्थमेटिक मीन में। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करना हमने सीखा था। एक बार आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे। ठीक है, ये सॉल्यूशंस हमने उनके किए थे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे वेटेड वाला। ठीक है, वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में लिखवा दिया है। ठीक है, बता भी दिया है और आपको समझा भी दिया है। बहुत इजी फॉर्मूला होता है इसका। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है इसका वेटेड का। देखिए, इसको वेटेड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेटेड मीन को। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 टाइप ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन 2 वर्कशॉप एट द डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस एज फॉलोज। ठीक है, जो 6 तरह के जो वर्कर हैं वो काम करते हैं। ठीक है, 2 वर्कशॉप के अंदर, और उनकी जो वेजेस रेट है वो आपको दे रखी है। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्कर, ये टाइप्स ऑफ वर्कर है, मैकेनिक है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, स्मिथ है और क्लर्क है। ठीक है, और इनकी वेजेस रेट पर वर्कर दे रखी है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं वर्कशॉप ए के। ठीक है, ये वर्कशॉप ए की बात होती है, ये वर्कशॉप बी की बात हो रही है। ठीक है, दोनों के दे रखे हैं। इन विच ऑफ द 2 वर्कशॉप्स इज अ एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर हायर। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो एवरेज रेट है वेजेस की वो दोनों में से किसकी ज़्यादा है एंड बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, वेटेड वाले से। ये जो वेटेड का फॉर्मूला है इससे हम इसको करेंगे। करना कुछ नहीं है, ये जो वेजेस है ना इसको तो हम एक्स मानेंगे, और ये जो वर्कर्स हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी मानते थे उसे हम क्या मानेंगे, डब्लू। ठीक है, तो ये x1 और w1, और ये x2 और ये w2 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 है ना हमारे पास, तो हम दोनों के हिसाब से करेंगे। तो देखिए देते हैं अभी इसको हम सॉल्यूशन। चलिए, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आप बनाएंगे टेबल बना के। देखिए थोड़ी सी बड़ी टेबल बनेगी इसकी। यहाँ पे तो हम लिख देंगे क्या, टाइप ऑफ वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप ऑफ वर्कर्स। एक हमारे यहाँ पे जो कॉलम बन जाएगा वो वर्कशॉप ए के लिए, और एक बन जाएगा हमारे वर्कशॉप बी के लिए। इतना हम बना लेते इसको। ठीक है, इसको ना बीच में से डिवाइड कर लेते, एक वर्कशॉप ए के लिए और एक वर्कशॉप बी के लिए कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको इतना लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सब डिवीजन देना है। ये वर्कशॉप ए की बात होगी, ये वर्कशॉप बी की बात होगी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइप ऑफ वर्कर, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्कशॉप ए, फिर लिखते हैं हम वर्कशॉप बी। ठीक है, इसमें 3 कॉलम बना लेंगे। देखो ये तो वेजेस रेट हो जाएगी। ठीक है, और ये नंबर ऑफ वर्कर, और ये आपके टोटल वेजेस। ये देखो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा w, और ये हो जाएगा आपके xw। समझ में आ रहा है? ठीक है, रुको, ऐसे नहीं आता, रुको मैं बता दूँ कैसे होता है। ये देखो, ये इसको रेड से लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये होता है, इसको आप मानोगे क्या, x। ठीक है, अब आ रहा है समझ में? ये आ जाएगा w,
ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एक्स डब्ल्यू। समझ में आ रहा है? अब चलिए, अब देखिए ये हो जाएगी वापस वेजेस रेट वर्कशॉप बी की, ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्कर, फिर ये आ जाएगी टोटल वेजेस, ठीक है। अब ये इसका एक्स हो जाएगा, ये इसका डब्लू और ये एक्स डब्लू, ठीक है। आप इन्हें नाम भी दे सकते हो x1 w1, पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो चलो कुछ नहीं है इसका, ठीक है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो देखिए टाइप ऑफ वर्कर में हमारे पास एक तो था मैकेनिक, एक तो है हमारे पास मैकेनिक, ठीक है, एक है फिटर, फिर एक है इलेक्ट्रिशियन, फिर है एक कारपेंटर, फिर एक आता है स्मिथ, ठीक है, एक आता है क्लर्क। ये है हमारे पास वर्कर। वेजेस रेट देखिए इसकी है 10, 14, 16, 12, 12 और 8, ठीक है। इसकी देख लेते हैं और नंबर ऑफ वर्कर भी लिख देते हैं साथ में। यह आ जाता है 2, 14, 20, 7, 6 और 1। फिर इसकी देखते हैं 12, 12, 17, 14, फिर 14 और 20, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, 18, 50, 8, 12, 10 और 2, ठीक है, ये है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब क्या करना है, एक्स डब्ल्यू निकालना है ना, तो एक्स और डब्ल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस। तो देखिए यहाँ पे कितना आता है 20, यहाँ पे 196, ठीक है, और ये 320, समझ रहे हैं ना आप। फिर ये 84 कैसे आ रहा है ये, फिर 72, फिर 8, ठीक है। यहाँ की बात करते हैं, ये आ जाता है 216, 600, फिर 136, 168, 140 और 40। ये तो कैसे कैलकुलेट किया ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी टोटल लिख देते हैं, इनको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं। तो यहाँ पे n बराबर W जो है हमारे W, ये हमारे हो जाएंगे कितने 50, और यहाँ पे जो हमारे W है वो कितने हो जाएंगे भाई 100, ठीक है। ये बात यहाँ पे आती है। अब देखिए टोटल, देखिए टोटल यहाँ की टोटल आती है 700 और यहाँ की टोटल आती है आपकी 1300, ठीक है। ये बात क्लियर है। फिर चलते हैं आगे, ये तो हो गई हमारी टेबल, ठीक है, ठीक है। अब देखते क्या करना है, अब देखिए अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला ओवरऑल हम यही लिख देते हैं, जो इसका मेन फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देते हैं। चलो रेड से लिखते हैं, ये देखो इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला है सिग्मा x W अपॉन सिग्मा W, ठीक है। ये फॉर्मूले आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करो ना साथ में लिखा करो, जिससे क्या होता है आपको वो याद होंगे, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, वर्कशॉप ए की। तो देखिए वर्कशॉप ए की बात करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बस फॉर्मूला तो हमने लिख ही दिया है। तो एक्स डब्ल्यू की टोटल कितनी थी 700, टोटल कितनी थी 700 और ये था कितना 50,
ठीक है। और इसी तरह हम वर्कशॉप बी की बात करें, वर्कशॉप बी की बात करेंगे तो वर्कशॉप बी की टोटल कितनी थी, बी की थी हमारे 1300 और डब्ल्यू था 100, 1300 और 100। ये हो रहा है बात, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ए की कितनी आ जाएगी, ₹14, ठीक है। और बी की कितनी आ जाएगी, ₹13। तो ये ₹14, ₹13, ठीक है, ये आ रहा है। अब आपको क्या लगता है किसकी वेजेस रेट हाइयर है, ठीक है, वर्कशॉप ए इज हाइयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेजेस रेट ऑफ, आपको लाइन लिखनी पड़ेगी ऐसे, वेजेस रेट ऑफ वर्कशॉप ए इज हाइयर, ठीक है। कितने से हाइयर है, बाय 1। ये भी पूछा ना कितने से हाइयर है, तो आपको बताना बाय 1, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन। वापस देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन की झलक। ये देखिए क्वेश्चन, वर्कशॉप ए के आ रहे हैं 14, वर्कशॉप बी के 13 और ए इज हाइयर बाय 1, ठीक है। ए इज हाइयर बाय 1, हो रहा है क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन और ये था इसका सॉल्यूशन का टेबल और ये सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया मैटर। तो ये था आपके वेटेड मीन का क्वेश्चन। बाकी इम्पोर्टेंटली जो आपको ध्यान में रखना है, जो महत्वपूर्ण बात है वो तो यही है कि आपके सिंपल जो अर्थमेटिक मीन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। होता है मैटर क्लियर। अब बात करते हैं हम आगे हम किसकी बात करें, अब हम एक और बात करते हैं कि यहाँ पे एक कंबाइंड मीन नाम की भी क्या आती है, एक चीज़ आती है, ठीक है। कंबाइंड मीन के फॉर्मूले के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, कंबाइंड मीन की, ठीक है। एक कंबाइंड मीन भी होता है, एक आ जाता है आपके कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इसको क्या कहते हैं पता है, इसे कहते हैं हम संयुक्त समांतर माध्य, ठीक है। संयुक्त समांतर माध्य भी आता है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो देखिए कैसे रिप्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला जो कंबाइंड मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं बार x 1 2 3 और आगे n, ठीक है। ऐसे देखो 1 2 3 पॉइंट और आगे n, मतलब और कितने भी हो सकते हैं, कितने भी सीरीज के साथ में जो होते हैं ना मीन, अर्थमेटिक मीन, बहुत सारी सीरीज है जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सीरीज होते हैं या ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, उनका साथ में अगर हमने जो उनका जो मीन है, मीन का भी कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं तो उसको हम कंबाइंड मीन कहते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1 2 3 से समझा है ना मैंने, तो 1 2 3 के हिसाब से देखिए फॉर्मूला में लिखती हूँ, बार x1 n1, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज का मीन और फर्स्ट सीरीज का टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज, ठीक है। फिर प्लस बार x2 n2, ठीक है, प्लस बार x3 n3, ठीक है। और आगे भी अगर आपको है तो फिर बार xn और nn, समझ रहे आप। आगे अगर बहुत सारी सीरीज के अगर साथ में निकाल रहे हो तो फिर यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nn अगर और आगे हो तो, ठीक है। प्लस nn का देखिए एक बार वापस बता देती हूँ, इसको डॉट डॉट लगा के, अगर आगे और है तो nn, ठीक है। ये इसका वो हो जाता है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो अलग अलग सीरीज दे रखी है, अलग अलग सीरीज के क्या दे रखे होंगे, मीन दे रखे होंगे, ठीक है। और उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने ये आपको पता होगा। तो बस करना कुछ नहीं है, उनके मीन
और n से हम कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन से अभी हम इसको देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये था फॉर्मूला जो अभी अभी हमने लिखा है कंबाइंड मीन का। ठीक है, यही फॉर्मूला था। देखिए ये फॉर्मूला था कंबाइंड मीन का, ये जो अभी हमने लिखा। ठीक है, लिखा है 1 2 3 का मतलब है 1 2 3 सीरीज के कंबाइंड मीन, और N1 N2 नंबर ऑफ आइटम्स फॉर फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप एंड सो ऑन। ठीक है, जो N1 N2 N3 है ये, और x1 बार x1 बार x2 एवरेज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए ये है क्वेश्चन हमारे सामने, ये वाला क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन जो है उसका फर्स्ट, ये क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन, अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 150 200 एंड हैविंग मीन, उनके जो मीन है वो 25 15 और 10 है। ठीक है, 25 15 और 10 है। चलिए, तो 25 15 और 10 है उनके मीन, और ये उनकी फ्रीक्वेंसी, जिन्हें हम N1 N2 और N3 भी कह सकते हैं। और ये क्या हो जाएंगे, बार x1 बार x2 और बार x3। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे सामने ये है ही है जो अभी हमने देखा था। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसे किया ध्यान से देखिए, इसी में हम समझ लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखिए फॉर्मूला था बार x1 और बार N1। ठीक है, तो x1 हमारे पास है 21, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पूरा ऐसे लिख भी सकते हो, ये हमारा है 25, फिर ये जो है हमारा ये हो जाता है कितना 15, और ये जो हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, ये दिखता है आपको। ठीक है, फिर इसी तरह आप N1 N2 और N3 ऐसे ले लेते हो, तो N1 जो है 100, ये आ जाता है 150 और ये आ जाता है 200। ठीक है, आ गया, बस करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है। फॉर्मूला ये है आपके सामने, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, वापस बता देते हैं आपको। देखिए ये देखिए सब निकल गया है। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये देखिए ये अप्लाई करते हैं हम। ये है हमारा x1 N1 x2 N2 x3 N2। ठीक है, N1 N2 और N3 लिख दिया हमने, बस फिर करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये डिवाइड करके निकालना है। तो कंबाइंड मीन कितना आ गया, कंबाइंड मीन आ गया हमारे 15। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है, कंबाइंड मीन बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने आपको ना क्वेश्चन करके नहीं बताया, इसी इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बता दिया है। वैसे कम क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसके, पर बाई चांस अगर पूछा जाए तो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इसी की सेकेंड इलस्ट्रेशन की। जो इसी का सेकेंड इलस्ट्रेशन है ना, उसकी बात करते हैं। चलिए, ये है इसी का सेकेंड इलस्ट्रेशन, ये देखिए ये है इसका सेकेंड। ठीक है, चलिए सेकेंड इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ये देखिए, द मीन एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन वॉज 9.35। अब देखिए 100 बच्चों के जो एक समूह है उसका जो आपको कहते हैं माध्य, समांतर माध्य दे रखा है 9.35 ईयर। ठीक है, द मीन एज ऑफ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, द मीन एज ऑफ 25 of them was 8.75. ठीक है, and that of the other 65 was 10.51 years. ठीक है, and what was the mean age for remainder. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, देखो इस बार आपको ना क्या दे रखा है, कंबाइंड मीन दे रखा है।
ठीक है। कंबाइंड मीन जो है ना आपका, जिसे हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, बार x 1 2 3, क्योंकि 3 की बात हो रही है ना, तो 9.35 आपको दे रखा है, ठीक है। और टोटल जो है n वो आपको दे रखे है 100, और इसमें से बोला कि 25 जो है, 25 जिनका एज है उनका आपको दे रखा है 8.75, ठीक है। तो जो 25 बच्चे हैं, n1 जो है हमारा 25, तो उसका x1 कितना हो गया, बार x1 8.75, ये ग्रुप इनका दे रखा। इसी तरह आपको n2 भी दे रखा, कितना 65, और इसका जो बार x2 है वो आपको दे रखा कितना 10.51, ठीक है, ये बात दे रखी। अब देखिए यहाँ पे 100 ही तो बच्चे हैं टोटल, अगर 100 में से 25 यहाँ आ गए, 65 यहाँ आ गए, तो पीछे कितने बचे, पीछे तो 10 बचे, ठीक है। तो n3 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन बार x3 क्या होगा, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि जो n3 है वो तो 10 है, ठीक है, लेकिन जो ये बार x3 है, मतलब तीसरे ग्रुप का जो समांतर माध्य है वो कितना होगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है मैटर? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है। इस बार कंबाइंड मीन दे रखा, ठीक है, और बाकी बीच का एक मीन नहीं दे रखा है, तो वो आपको निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये यहाँ पे वापस समझते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये आपको टोटल n बराबर 100 है, 100 बच्चे हैं, ठीक है, उनका कंबाइंड मीन ये है, आपका कंबाइंड मीन दे रखा है। n1 आपको दे रखा 25, ठीक है, और n2 दे रखा 65, और n3 हमने निकाल दिया खुद ने 10, ठीक है। बार x1 दे रखा, बार x2 दे रखा, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला है ही है हमारे पास ये वाला, बस वही फॉर्मूला है, n1 इंटू x1, n2 इंटू x2 प्लस n3 इंटू x3, और प्लस नीचे अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3, ये है। बस फॉर्मूला अप्लाई कर देना, और यहाँ पे जो आपके है ना ये बार x, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, इसको बार x ही रखना। और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, ठीक है, जब आप इसको ऐसा पूरा ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, सिर्फ ये ही नहीं होगा, तो आप बार x3 फाइंड आउट कर ही सकते हो। इतना मैथमेटिकल तो हमें नॉलेज है ही है, ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये ऐसा कैसा रखा, फिर इसको यहाँ पे मैथमेटिकल तरीके से इसको फाइंड आउट किया, ठीक है, इसमें नया स्टैटिक की कोई टेक्निक नहीं लगी है। हो जाएगा क्या, ठीक है। तो ये था आपका कंबाइंड मीन, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी आपको बता दिया पूरा, और कहाँ पे पूरा आपको बता दिया, इसका क्वेश्चन भी बता दिया आपको, है ना। तो ये था आपके कंबाइंड मीन। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे हम स्टार्ट करेंगे क्या, मीडियन, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे, मध्य का, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मध्य का। अब तक हमने क्या पढ़ा, समांतर माध्य, अब हम पढ़ेंगे मध्य का, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। इंग्लिश में कहते हैं इसको मीडियन, ठीक है, ओके।